पिछले वीडियो में हम लोग पीरियड टेबल के बारे में बात कर लिए थे। क्या क्या बात किए थे हम लोग? सबसे पहले देखो, पीरियड टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं? पीरियड टेबल को कौन दिया था? मोजले। उसमें कितने समूह होते हैं? 18। आवर्त कितने होते हैं? 7। ब्लॉक कितने होते हैं? 4। कोई दिक्कत? उसमें ब्लॉक की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? हम पिछले वीडियो में बात कर लिए थे। अब पीरियड टेबल का पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। ठीक। परमाणु मतलब पीरियड टेबल में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है? बढ़ते क्रम में। उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, न कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। कोई दिक्कत? आज हम लोग पढ़ेंगे उसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीधे, क्योंकि टाइम का हमारे पास, तो हम लोग पिछली चीजें न पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हम लोग करेंगे, कैसे निकाल सकेंगे। तो देखो, इसके लिए तुम लोगों को तत्वों का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जैसे देखो, ये आपका अगर तत्व है, पहला तत्व होता है हाइड्रोजन। ठीक। तो यह जो नीचे होता है, ठीक, यह बाबू दिखाता है इसके परमाणु क्रमांक को। किसको दिखाता है? परमाणु क्रमांक। ऊपर जो नंबर होता है वो यह दिखाता है परमाणु भार। परमाणु भार, परमाणु भार को दिखाते हैं ए से, और परमाणु क्रमांक को दिखाते हैं जेड से। कोई दिक्कत? तो ऐसे ही तुमको 1 से लेकर 20 तक तत्व तो कम से कम याद करना पड़ेगा। ठीक। उसके साथ में उसका आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकेंगे। तो आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं इस पे। तो जैसे समझो, सबसे पहले जैसे किसी भी तत्व का जितना भी परमाणु क्रमांक होता है, जितना भी परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक मतलब वो उसमें उस तत्व में परमाणुओं के संख्या को बता रहा है। जैसे मान लो कार्बन आया है, तो कार्बन का कितना होता है? 6 होता है ना, कार्बन का 6। तो कार्बन के पास कितने परमाणु हैं? 16। उसे छोड़ो, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक 6 है। कोई दिक्कत? इसका परमाणु भार 12 होता है। परमाणु भार कितना है? 12। कोई दिक्कत? जैसे मान लो नियॉन आ जाए, नियॉन का 10 होता है। तो यहाँ पे जेड का मान कितना है? 10 है ना। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, और ए मतलब एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट इसका 20 है। कोई दिक्कत? तो अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तत्वों को याद करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम 1 से लेकर 20 तक आराम से तत्वों को याद कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो वो तो याद करने का काम आप लोग करेंगे। हम आपको सिखा देते हैं कि मतलब हम लोग कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और यह होता क्या है। तो देखिए, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसे सीबीएसई बोर्ड वाले कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो, मोटा मोटी हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब है सभी तत्वों के पास कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी तत्वों के पास कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक खास बात, जिस तत्व का परमाणु क्रमांक जितना होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी होती है। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। किसी का 10 है तो 10 है, किसी का 20 है तो 20 है। कोई दिक्कत? एक चीज याद रखना लो, कोई एक तत्व है एक्स, इसका परमाणु क्रमांक 24 है, तो वो 24 मतलब इस एक्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 24 इलेक्ट्रॉन है। परमाणु क्रमांक ही बताता है कि तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। कोई दिक्कत? बोलो, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। जो जिस नंबर पे आता है उतने इलेक्ट्रॉन उस तत्व के पास होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ता है, मतलब हमें उन तत्वों को बांटने के बारे में पढ़ना है। जैसे मान के चलो, एक तत्व है जिसके पास मान लो 4 है। ठीक। तो अब इसे 4 इलेक्ट्रॉन को किस तरह से बांटेंगे, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आमतौर पर समझे, जैसे मान लो हम मतलब हम रूम मालिक हैं, मेरे पास 8 रूम है। ठीक। मान लो हम अपना रूम कुछ इस प्रकार से बना दिए हैं
कि हाँ इस रूम में हम लोग 2 लोगों को रख सकते हैं, इस रूम में 6 लोगों को, इस रूम में 10 लोगों को। तो मेरे पास जैसे जैसे लोग आएंगे वैसे वैसे हम रखते जाएंगे, कोई दिक्कत। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ नहीं करता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को सही क्रम में व्यवस्थित करता है, कोई दिक्कत। जैसे देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग 2 तरीके से करते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं बोरबरी का नियम, किसका पढ़ते हैं? बोरबरी। बोरबरी इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? इंग्लिश में भी बोरबरी ही कहते हैं। और एक हम लोग पढ़ते हैं अफवाह। अफवाह तो देखो जो बोरबरी का कॉन्सेप्ट है, बोरबरी ने कहा था, ठीक, बोरबरी ने एक फॉर्मूला दिया था 2 पे पावर n स्क्वायर, ठीक। यहाँ जो n है यह कोषों की संख्या को बताता है, किसको बताता है? कोषों की संख्या को, कोषों की संख्या को। इनके कहने का मतलब क्या था कि देखो पूरे मान लो हमारे पास 4 कोष होते हैं, S P D F, यही ना, जिसको हम लोग K L M N से भी दिखाते हैं। जैसे समझो तो ये कहे थे 2 पे पावर n स्क्वायर, अगर हम पहला कोष लेते हैं, मान लो n के जगह हम 1 लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर गुणे 2, तो कितना हो जाएगा? 2 1 का 1। मतलब हम लोग पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2। फिर 2, अब n की जगह 2 रखो, देखो यहाँ रख लियो 1, यहाँ रख लो 2, तो 2 पे पावर 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 4 2 जा 8। दूसरे मतलब कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8। फिर देखो n की जगह 3 रखो, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 9, 9 दूनी 18। तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 18। फिर 4 रखो, n इक्वल टू 4, तो 2 गुणे 4 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। तो चौथे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये तुम लोग समझ गए ना। लेकिन तुम लोग को दिक्कत हो रहा होगा कि इसमें कोष क्या है, ठीक, कोष क्या है। तो देखो इस पे भी हम बात करते हैं। कोषों में ही इलेक्ट्रॉन को पाया जाता है, ठीक। जैसे हम किसी किराएदार को रूम में रखते हैं ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन परमाणु मतलब इलेक्ट्रॉनों को कोषों में रखता है। कहाँ रखता है? कोषों में। अब देखो जैसे तुमको हम मोटा मोटी तौर पर समझा देते हैं। जैसे तुम लोग परमाणु के बारे में लोग पढ़े होंगे, किसके बारे में? परमाणु। परमाणु के बारे में क्या जानते हो लोग? देखो ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अगर तुम लोग पढ़ के आए रहते तो काम में, लेकिन तुम लोग पढ़ के नहीं आए हो, इसलिए हम डिस्कस करना पड़ रहा है। इसको फिलहाल अभी मिटा दे रहा है। यह जो नहीं पढ़ेगा उसको समझ में नहीं आएगा कि ये सब कहां से। देखो परमाणु, परमाणु को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम। एटम। कोई दिक्कत? बाबू देखो किसी भी पदार्थ के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे समझो अगर यह कोई वस्तु है, क्या है? यह कोई वस्तु है, ठीक। ये हम लोग अपने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या एटम्स मिलकर बना है। तो इस पदार्थ के सबसे छोटे इकाई को, सबसे छोटे इकाई को क्या कहते हैं? सबसे छोटा इकाई को ही परमाणु कहते हैं। परमाणु, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा इकाई परमाणु कहलाता है। बाबू जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलके, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलके अणु का निर्माण करते हैं। 2 से अधिक परमाणु जब मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? अणु का, ठीक। और जब 2 या 2 से अधिक जब अणु मिलते हैं तब बाबू ये पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पदार्थ बनाते हैं। इतना तुम लोग समझ गए होगे कि जो पदार्थ बना होता है सबसे पहले यह परमाणु से बना होता है, फिर परमाणु मिलके किसका निर्माण करते हैं? अणु का, फिर यह अणु मिलके किसका निर्माण करते हैं? पदार्थ का। तो बताओ पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? परमाणु हुई कि नहीं हुई? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु। कोई दिक्कत? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई एटम होती है। अब देखो इस परमाणु के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, इसे हम लोग सूक्ष्म आंखों से नहीं देख सकते
हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन को गोली मारो, जो पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ो। परमाणु, तो परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। देखो परमाणु के जो परमाणु होता है यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है, से मिलकर बना होता है, बना होता है। मतलब एक परमाणु के अंदर क्या क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। लेकिन एक खास बात हम बताएं, एक परमाणु 34 कणों से मिलकर बना होता है। कितने कणों से? 34 कणों से। बाबू याद रखना, अगर यह कोई परमाणु है तो यह 34 कणों से मिलकर बना होता है, जिसे तुम्हें कोई नहीं पढ़ाता है। 34 कणों से मिलकर बनाता है, जिसमें 3 कण स्थायी होते हैं। 3 कण क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। 3 कण स्थायी होते हैं और बाकी 31 कण यह माइक्रो कण होते हैं, जो अस्थायी होते हैं। माइक्रो कण होते हैं जो अस्थायी होते हैं। तो बाबू देखो, हम लोग स्थायी वाले को ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसे हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 स्थायी है, तो हम लोग उसको ज्यादा वैल्यू देते हैं, वह सक्सेस है। तो याद रखना, परमाणु कभी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर नहीं बनता। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के साथ यह 34 अल्फा माइक्रो कणों से मिलकर बना होता है। या मतलब 31 कण माइक्रो कण है जिससे मिलकर यह बना होता है। तो 31 माइक्रो कण होते हैं और 3 तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 34 हुए ना। तो एक परमाणु 34 माइक्रो कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें 3 कण स्थायी होते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कोई दिक्कत? बोलो। अब आओ नेक्स्ट टॉपिक पे। अब समझो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूट्रॉन कहाँ होता है, इनका जनक कौन था। तो इसे हम एक आसान भाषा में समझने के लिए हम इसे मिटा के आगे बात करते हैं। अगर तुम लोगों को नोट करना है तो नोट लो, कर जल्दी से। बोला जाए तो बाबू देखो, अब हम लोग बात करने वाले हैं, मतलब परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और परमाणु दिखता कैसे है। बाबू देखो, जो तुम्हारा परमाणु है यह एक कटोरा जैसे दिखता है। कैसे? ऐसे गोल का दिखता है। ठीक, इसी गोलवा के अंदर इलेक्ट्रॉनों पाया जाता है, प्रोटॉनों पाया जाता है और न्यूट्रॉनों पाया जाता है। यही 3 का हम बात काहे करते हैं, काहे कि यही 3 सबसे स्थायी होते हैं, इसी को हम लोग महत्वपूर्ण देते हैं। एक बात लोग समझो, परमाणु कुछ इस प्रकार दिखता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। तो देखो, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जब केमिस्ट्री की खोज कर रहे थे, ठीक, तो इन्होंने परमाणु के बारे में बहुत खोजा। ठीक, परमाणु के बारे में बहुत खोजा, इस पे कई वैज्ञानिकों ने अपना प्रयोग भी किया। ठीक, तो उसी में से कुछ वैज्ञानिकों ने उस प्रयोग को देख के या निष्कर्ष करके एक खोज निकाला। उसी खोज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जन्म हुआ। यह एक मतलब प्रैक्टिकल के रूप में किया गया था, जो तुम लोगों को कभी हम नेक्स्ट वीडियो में तो बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। ये बढ़िया से प्रैक्टिकल करके सब लोग उसको आराम से एक एक चीज खोजे थे। इतना बस जान लो, इसको याद करने का एक ट्रिक है, जैसे ईंटा पर नाच, सबको याद है ना? ईंटा पर नाच। देखो बाबू, ईंटा पर नाच है, ई से मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, टा से मतलब होता है टॉमसन। मतलब इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? टॉमसन। टॉमसन को थॉमसन भी कहते हैं। प से होता है बाबू प्रोटॉन, प से होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज कौन किया था? रदरफोर्ड। प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। बाबू न से होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? च से चैडविक, चैडविक। कोई दिक्कत? बोलो। जब ये सब खोज कर रहे थे ना, देखो परमाणु कुछ ऐसे होता है और परमाणु में एक नाभिक होता है। मतलब किसी भी गोले के सबसे केंद्र बिंदु को तो क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। परमाणु का यहाँ पर बीचों बीच में एक नाभिक होता है कुछ इस प्रकार का, इस पे प्लस का साइन बना होता है।
प्लस क्यों होता है? और देखो इस नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। और इस नाभिक के बाहर कुछ कक्षाएं होते हैं जिसको हम लोग कोष कहते हैं। नाभिक के बाहर क्या होती हैं? कुछ कक्षाएं होती हैं जिसको हम लोग कोष कहते हैं। इसी कोषों में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसी कोषों में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इसी कोष में चारों ओर इस नाभिक का चक्कर लगाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक खास बात, इलेक्ट्रॉन कभी भी मुख्य रूप से कोष में नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन मुख्य रूप से कोष में नहीं पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन उपकोष में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन स्थायी रूप से कहां पाया जाता है? उपकोष में, सब ऑर्बिटल में, और उपकोष पाया जाता है कोष में। इसलिए हम डायरेक्ट कहते हैं कि कोष में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक, जैसे मान लो हमारा, मान लो जैसे यह इंक हो गया, ठीक, मान के चलो कि यह टॉफी है, हम टॉफी अपने हाथ में रख लिए, तो हम क्या बोलेंगे कि मेरे हाथ में टॉफी है कि नहीं है? लेकिन रियलिटी बात देखोगे, जो रियलिटी है, मेरे हाथ में टॉफी नहीं है। पहले टॉफी तो अपने पॉलिथीन में है, उस पॉलिथीन के बाद ना मेरे हाथ में है। ठीक इसी प्रकार यहाँ जो पॉलिथीन होता है वह उपकोष होता है। तो मान लो सीधे दिखाई दे रहा है कि यह जो टॉफी है कहाँ पाया जा रहा है? मेरे हाथों में पाया जा रहा है। लेकिन रियलिटी बात क्या है कि टॉफी मेरे हाथ में नहीं है, टॉफी सबसे पहले अपने पॉलिथीन में है और उस पॉलिथीन के बाद मेरे हाथ में है। कोई दिक्कत? तो मोटा मोटी हम लोग सीधे तरह कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन कोषों में पाया जाता है, गलत कहते हैं। इलेक्ट्रॉन उपकोष में पाया जाता है और वह उपकोष कोष में पाया जाता है। कोई दिक्कत? इतना लोग समझे कि नहीं समझे? तो याद रखना, जो नाभिक होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ये जो मेरा नाभिक है, तो नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। कोई दिक्कत? नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। नाभिक में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। ठीक, नाभिक का चार्ज धनात्मक होता है। नाभिक का चार्ज धनात्मक होता है। धनात्मक कहाँ होता है ये समझो। न्यूट्रॉन का पावर 0 होता है, प्रोटॉन का पावर प्लस होता है। मोटा मोटी समझो, अगर हम लोग 0 और प्लस को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है? प्लस ही मिलेगा ना। तो जब हम 0 प्लस को जोड़ेंगे तो हमको प्लस ही मिलेगा। इसी कारण नाभिक का जो आवेश होता है वह धनात्मक होता है। कोई दिक्कत? यह मतलब हम तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक, नाभिक का चार्ज हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। कोई दिक्कत? नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक के बाहर पाया जाएगा, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। कोई दिक्कत? बताओ, नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। नाभिक के बाहर क्या होता है? नाभिक के बाहर कोष होता है, कोष में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। लेकिन हम लोग गलत कहते हैं, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उपकोष में पाया जाता है और उपकोष कोष में पाया जाता है। अब तू चुट्टा कहां सो रहा है? सूत्र तो तुमको पढ़ना है, मारेंगे जाएगा बाहर गिरोगी। अब देखो आगे, ईटा पढ़ना। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? थॉमसन। पता है चैडविक? ज्यादा बहुरा गए होगा। ई से इलेक्ट्रॉन खोज थॉमसन या थॉमसन। प से प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड। न से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। जो परमाणु होता है वह गोले आकार का दिखता है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा कोषों तथा उपकोषों में पाया जाता है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं हमेशा नाभिक में पाए जाते हैं। तो एक चीज तो हम लोग अब जान गए होंगे कि कोष क्या होता है और कोषों में ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और हमारा जो टॉपिक है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सबसे पहले हम कुछ कोष बना के दिखा देते हैं कि तुम लोगों को क्लियर हो जाए। देखो, ये नाभिक का ऑर्बिटल है, मतलब सॉरी, यह नाभिक है, परमाणु का नाभिक है। इस नाभिक को बाबू इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाँ, थोड़ा इसको हम बड़ा बनाते हैं। देखो, जैसे ये मेरा नाभिक है, यहाँ न्यूट्रॉन होता है और यहाँ प्रोटॉन होता है। इसको न्यूक्लियस कहते हैं। हाँ, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाया जाता है। और देखो, नाभिक के बाहर जिसे इसे हम लोग कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा, या इसी को हम लोग कोष कहते हैं। तो ये हमारा पहला कोष है, ये मेरा दूसरा कोष है,
ये मेरा तीसरा कोष है, ये मेरा चौथा कोष है, ऐसे ही हम कितना हो बना सकते हैं। मेरा पांचवा कोष है, बोलो कोई दिक्कत? ये सब इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इन्हीं सब कोषों में मान लो ये तुम्हारा कोष मान लेते हैं, यह K है, यह L है, यह M है, यह N है कि नहीं है? कि यहाँ पर जो K L M N है यह क्या है? कोष है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ पाया जाता है? कोषों में। इनको हम एक और नाम से जानते हैं, इन्हीं को कहते हैं S P D तथा F, ये भी कोष कहलाते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ब्लॉक मतलब जनरली याद रखो S P D F इन्हें भी इस नाम से जानते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग कोष को K L M N से दिखाते हैं। कोई एग्जांपल पूछेगा कि कोष का एग्जांपल दो, तो हम लोग ये सब नहीं बता देते, नाइट्रोजन। अरे समझो, वो तो होता ही है। कोई दिक्कत? एक परमाणु कुछ इस प्रकार का दिखता है, देखो एक परमाणु कुछ इस प्रकार का दिखता है ना, इस प्रकार। इसमें एक नाभिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाभिक। नाभिक में क्या क्या होता है? नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन, नाभिक में केवल प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये बेचारा इसको खदेड़ दिया तो ये कहाँ जाएगा? अपन इस घर से बाहर जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा यहाँ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यहाँ। ये क्या है? कोष है। इसी कोष में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ऐसे खाली हम फिगर बना रहे हैं, तो सीरियस मत लोग लेना। कोई दिक्कत? यहाँ पर अब बात आती है कि कोष में उपकोष कहाँ होता है। तो बाबू इस कोषवा में इलेक्ट्रॉन जहाँ पाया जाएगा ना, उसी इलेक्ट्रॉन के बगल में, मतलब इसे एक गोला होता है, इसी गोले में इलेक्ट्रॉन रहता है, इसको भागने नहीं देता है और ये ऐसे अपना चक्कर लगाता है, इसे डिसबैलेंस ना गिरे। ठीक, इसीलिए तो ये तुम्हारा क्या हो गया? कोष में उपकोष पाया जाता है, कोष में उपकोष पाया जाता है और उपकोष में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हम लोग कहते हैं कोष कहाँ पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन में। कोई दिक्कत? तो ये समझे कि नहीं समझे? कोष कितने होते हैं? K L M N। कोई दिक्कत? अब समझो बाबू, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आने वाला है। कोष कितने होते हैं तो ये बताएंगे। हाँ, कोष देखो, कोषों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन कोषों में इलेक्ट्रॉन ही पाया जाएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नहीं पाया जाएगा। वैसे फिलहाल अभी तो हम लोग 4 ही कोष पढ़ना है। ठीक, देखो अब हम लोग अच्छे से समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जब हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो ये कोषों में पाए जाते हैं, तो तुम लोग समझ जाओगे कि कहाँ पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? अब हम कहेंगे कि पहले कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो तुम लोग जान जाओगे हाँ पहले में खाली 2 पाया जाएगा। उससे पहले तुम लोग गधा थे, तुमको समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, बनाते हैं। सबसे पहले नाभिक होता है, नाभिक के बाद फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, फोर्थ ऑर्बिटल, 4 मान के चलो। कोई दिक्कत? इसे हम लोग कहते हैं N1 दिखा लो, इसको N2 दिखा लो, इसको N3 दिखा लो, इसको N4 दिखा लो। यहाँ पर N मतलब क्या है? कोषों की संख्या है कि नहीं है? कोषों की संख्या, कोषों की संख्या। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देने के लिए 2 वैज्ञानिक सब आए थे। दोनों सबसे लोला थे और वो बढ़िया नहीं था। एक था बोरबरी। बोरबरी ने कहा था कि देखिए भाई, हम एक फार्मूला देते हैं और मेरे इस फार्मूले के अनुसार आप कोषों में इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ हम माने हैं n बराबर कोषों की संख्या है, तो एक फार्मूला दे दिए 2 पे पावर n स्क्वायर, मतलब 2n पे पावर 2। कोई दिक्कत? यह फार्मूला है। ठीक, इन्होंने कहा कि आपको जब भी भविष्य में कोष की आवश्यकता पड़े तो n के जगह कोष की संख्या रखिए और देखिए उसमें हम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो बताओ, सबसे पहले हमको अपना पहला रूम भरना है ना, तो हम रखते हैं n के जगह 1, तो क्या आ जाएगा? 2 और 1 का स्क्वायर, तो अब 2 × 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2। तो क्या निकला? हम पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। किसके अनुसार? बोरबरी के अनुसार। याद रखना लो, आगे जाकर थोड़ा दिक्कत होगा। n के जगह 2 रखो,
तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुणे 4 2 जा 8। हम दूसरे में कितना रख सकते हैं? 8 रख सकते हैं। किसके अनुसार? बोरबरी के अनुसार। n के जगह 3 रखो तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर तो 2 गुणे 9 9 दूनी 18। हम तीसरे कक्षा के तीसरे कोर्स में कितना रख सकते हैं? 18। n इक्वल टू 4 रखो तो 2 गुणे 4 का स्क्वायर 2 गुणे 16 और 32। हम चौथे कोर्स में कितना रख सकते हैं? ऐसे अगर हमें पांचवें कोर्स में रखना रहेगा तो हम ऐसा रख लेंगे 25 दूनी 50। कोई दिक्कत? ये मोटा मोटी लोग समझे ना। हम पहले को देखो बोरबरी के अनुसार हम लोग पहले कोर्स में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? केवल 2 गो। तो यहाँ पे तुम लोग 2 गो गोला बना दो, मतलब ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है ये? 2। दूसरे में कितना रख सकते हैं? 8 बना लो। 1 2 बनाते समय लोग ध्यान देना 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। तो यहाँ हो गया 3 4 5 6 7 8। ठीक। तीसरे में हम लोग कितना रख सकते हैं? 18। तो रखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और कहीं एक इधर रख दो 18। कोई दिक्कत? ऐसे हम लोग रख सकते हैं ना। तो अगर कभी भी हमें क्वेश्चन आ जाए कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तो हमें उसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? परमाणु क्रमांक। बाबू देखो हम बार बार परमाणु क्रमांक की बात क्यों कह रहे हैं? तो देखो परमाणु क्रमांक मतलब तत्व किस क्रमांक पर किस नंबर पे है। परमाणु क्रमांक तत्व का रोल नंबर होता है। जैसे क्लास में हम लोग का रोल नंबर होता है ना, वैसे इनका भी रोल नंबर होता है। परमाणु क्रमांक हम लोग किससे दिखाते हैं? जेड से। अब देखो कहा गया है जेड बराबर एक फार्मूला है। जेड बराबर ध्यान से देखना, जेड बराबर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। यह फार्मूला है। जेड इक्वल टू ई इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। मतलब एक तत्व का जितना परमाणु क्रमांक है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही उसमें प्रोटॉन होंगे। तो एक बात बताओ, अगर कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। कार्बन में प्रोटॉन की संख्या 6। किसी तत्व का 84 है तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 84। कितने प्रोटॉन है? 84। कितने उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 84। कोई दिक्कत? तो भैया हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में न तो प्रोटॉन की आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं, न्यूट्रॉन की आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं। हमको कोशवा में इलेक्ट्रॉन भरना है ना। तो हम जानते हैं जब जो इलेक्ट्रॉन होता है ये खुद परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। तो हमें किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन पता करने की आवश्यकता है अगर हमें उसका परमाणु क्रमांक याद हो तो। बोलो। जैसे सोडियम का 11 होता है तो तुमको पता है भैया इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 11 होते हैं। हम प्रोटॉन की बात काहे करें जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ रहे हैं। जब हम प्रोटॉनिक विन्यास पढ़ेंगे तो हम कर लेंगे। कोई दिक्कत? बोलो। अब देखो हंसो मत, मजाक नहीं कर, सीरियस बात कर रहे हैं। अब लोग समझो, जैसे अब हम तुमको सिखाते हैं बोरबरी, याद रखना। जैसे तुमको एक एग्जांपल मान लो सोडियम का 11 होता है ना, सोडियम का मेरे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 11 है ना। अब देखो अब हम बोल दे कि सोडियम का परमाणु क्रमांक बोरबरी के अनुसार लिखिए तो हमारे पास 11 गो इलेक्ट्रॉन है। अब तुम थोड़ा बन जाओ मालिक आदमी, एकदम ऐसे चैन बंद करके बड़े आदमी बन जाओ। ठीक, तुम्हारे पास 11 लोग आ रहे हैं, तुम एक रूम मालिक हो। ध्यान से देखना, तुम क्या हो? यहां से लेकर यहां तक तुम्हारा रूम है। क्या है? रूम है। तुम यहां बैठे हो मालिक बन के। तुम कौन हो? मालिक। एकदम हम हमेशा ऐसे बन ठन के। ठीक,
अब तुम्हारे पास ये ई आ रहा है, ये सबसे ये क्या है? सोडियम है भाई, घर का बाप होगा। इसके फैमिली में पूरे कितने लोग हैं? 11 लोग, या 11 लोगों को इलिया कह रहा है। अभी तुमसे बोलेगा चाचा हमें आपके रूम में जगह चाहिए। क्या चाहिए? रूम में जगह चाहिए। बोल बड़ी ये तुम्हारा परमाणु है। क्या है? परमाणु है। तो तुमको भी पता है कि इसका नाभिक में तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फुल रहता है, इसके पास होता है इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको कोष में रखेंगे, और मेरे पास तो 4 कोष है, इसको पता है। और इसको ये पता है कि इसके बाबूजी, परमाणु जो मतलब जो कोषों के बाबूजी हैं, इसके बाबूजी बोरबरी इसको बोल के गए हैं कि बेटे तुम्हें रूम कोई लेने आ जाए, तुम्हारा पड़ोसी हो या तुम्हारे पड़ोसी का पड़ोसी हो, तुमको 2 के पावर n² फार्मूले का यूज करना है ना। तो 2 के पावर n फार्मूले का यूज इसका मतलब क्या है कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे कोष में 8 रहेंगे, तीसरे कोष में 18 रहेंगे, और चौथे कोष में 32 रहेंगे। ये बेचारा आया, इससे बोला चाचा हमको रूम दो। तो ये कहेगा हाँ भाई मेरे पास तो जगह खाली है, तो रूम ले लो। तो ये कहेगा देखो मेरे पास जो रूम है ना, हम उस रूम को कुछ ऐसे बनाए हैं कि मेरे पहले रूम में केवल 2 लोग रह सकते, मेरे दूसरे रूम में 8 लोग रह सकते, मेरे तीसरे रूम में 18 लोग रह सकते हैं। तो ये कहेगा मेरे पास तो 11 लोग हैं, व्यवस्था कर दीजिए। ये चुट्टा चाहेगा ना कि हम पहले रूम में फरिया लें, मतलब जितना ज्यादा रूम लोग उतने ज्यादा भाड़ा बढ़ेगा, वो बढ़ेगा ना। तो ये जो सोडियमवा है, ये कौन होशियारी में रहेगा? ये भगवान हमको एक रूम में मिल जाए, भले सब लोग ऊपर नीचे सूत कर ले जाएगा, लेकिन भाड़ा कम लगेगा। ठीक, तो इसे कहेगा चाचा एक रूम में तो हो जाएगा, एक रूम में तो होगा। अभी देखो क्या कहेगा हेमे से 2 मिला निकला, 2 मिला सब निकलेंगे, उनको ला के पहला रूम में दे देगा और लॉक कर देगा। 2 निकल गया तो कितना बचा? 9 गो। तुरंत अपने बाबूजी को याद करेगा, बाबूजी कहे थे दूसर का कुशवा में 8 गो रखना। तुरंत देखेगा ससुर 9 गो बचा है, कहेगा 8 गो है में अब बचा 1 गो। अभी बेचारे को बड़का रूम में दे देगा। ये ससुर कितना बड़ा रूम है देखो। जिस रूम में 8 लोग रह सकते थे, 8 को ठूस दिया, जिसमें 2 को ठूस दिया, आज इसमें 18 उसमें 1 को ठूसा है। इसकी भी गलती क्या है भाई, मैंने ठूसना ही है, बाबूजी की बात नहीं मानेगा। अभी यहाँ पे चला गया, बस यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 2 8 1। कोई दिक्कत? कोई पूछ दे सोडियम के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? और अब अंतिम कक्षा ही केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है संयोजकता निकालने के लिए। कोई दिक्कत? तो ये बताओ, ऐसे आराम से काम बन गया ना। अब एगो और आएगा, इसका पड़ोसिया तुम इसके पास रहे हो, हम भी चलेंगे। बताओ पड़ोसी का हित होता है? नहीं होता है, लेकिन कुछ काम पे आ जाता है। अरे मान लो हम लोग के बगल के पड़ोसी तो कामों पे आ जाते हैं। एगो ससुरा हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, अब वो काम में आता है? कौन? पाकिस्तान। अरे ससुरा देश के पाकिस्तान वो कहेगा हम कश्मीर ले लेंगे, वो ससुरा वही में है। तो देखा भारत वाला ये मालिक के पास चल गया, हम वो जाएंगे। देखो यो खौगा खा रहा है, इसको हम मान लेते हैं इस ससुरा, इसको मान लो 12। ये मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम। अब देखो अब 12 है ना, अब हम घर रूम कुछ नहीं बनाएंगे। तुम लोग बताओ 12 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, पहले में हम लोग कितना भर सकते हैं? 19। पहले हम कितना भर सकते हैं? 2 भर दें, बढ़ गया तो फिर काम है। दूसरे कक्षा में हम लोग कितना भर सकते हैं? 8। मेरे पास 2 को भर दे तो 10 बचा है, 8 भर दो। तीसरे में हम लोग 18 भर सकते हैं, लेकिन मेरे पास 2 बचा है, 2। कुछ इस प्रकार का सेटअप बन गया।
मैग्नीशियम के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो अब तुम लोगों से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल जाएगा बोरबरी के नियम से। तो कुछ क्वेश्चन दे तो निकाल लोगे लोग। चलो फटाफट लोग निकालो, थोड़ा हम भी देख ले कहाँ गई बेटा। नीचे गिर गया, मिटा देना। ऑफ कोर्स, कोई दिक्कत? नॉट प्रॉब्लम। याद रखना, बार बार कह रहे थे हर दुनिया में प्रत्येक का एक विरोधी होता है, बोरबरियों का। देखिए ना, चलो कर लिए सब लोग, आए और हम अम्मी करते। देखो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1। तो मतलब पहले कक्षक में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरे में 8 भर सकते हैं और तीसरे में 18। लेकिन भैया जब मेरे पास 1 गो है तो हम पहला कक्षक में 1 गो भरेंगे ना। तो ये बताओ यहाँ पे हम लोग कितना भर देंगे? 1। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल 1। कोई दिक्कत? हीलियम का 2 है और पहले में हम 2 भर सकते हैं, तो यहाँ हम भर देंगे 2। कोई दिक्कत? लिथियम का 3 है तो हम पहले में भर देंगे 2 और दूसरे में भर देंगे 1। कोई दिक्कत? बेरिलियम का 4 है, पहले में 2 और दूसरे में 2। इसका 5 है, पहले में 2 दूसरे में 3। इसका 6 है, पहले में 2 दूसरे में 4। इसका 7 है, पहले में 2 दूसरे में 5। इसका 8 है, पहले में 2 दूसरे में 6। इसका 9 है, पहले में 2 दूसरे में 7। इसका 10 है, पहले में 2 और दूसरे में 8। कोई दिक्कत? ऐसे ही आप लोग 1 से 20 तक कर लीजिएगा। लेकिन देखो लगे हाथ हम लोग संयोजकता को भी निपटा देते हैं। किसको? संयोजकता को। देखो संयोजकता मतलब क्या होता है, कौन इलेक्ट्रॉन कितना दे रहा है और कितना ले रहा है। जैसे मान लो तुम किसी को 10 रुपया दिए तो तुम्हारे पर प्लस चार्ज रहेगा ना। मान लो तुम धनी हो, वो तुम्हारा रेडी है। मान लो हम तुमसे 10 रुपया लिए तो हम भाई सोचेंगे हाँ तुमको कर देना, मतलब हम रेडी हैं। लेकिन तुम दी तो तुम धनी है। मतलब कौन इलेक्ट्रॉन कितना, मतलब कौन तत्व तो कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, कितना ग्रहण करता है, इसी को क्या कहते हैं? संयोजकता, बैलेंसी कहते हैं। देखो अब हर इलेक्ट्रॉन हर तत्व तो चाहता है ना कि मेरे अंतिम कक्षा में, किसमें? अंतिम कक्षा तक एकदम पूर्ण, अंतिम कक्षा तक क्या हो, एकदम पूर्ण इलेक्ट्रॉन हो। कितना हो? पूर्ण इलेक्ट्रॉन, मतलब एकदम भरा हो। ठीक, जैसे मान लो जैसे है बाबा, बड़ी बाबा तन क्या कहे थे कि बेटे पहले कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे में 8 रहेंगे, तीसरे में 18। तो हर तत्व चाहता है कि भैया हमारा 2 गो हो, हमारा 8 गो भी हो। ठीक, अब देखो, और इसी को पूरा करने के लिए ये सब आपस में मार पीट झगड़ा कर लेते हैं। बहुत दुख की बात। ऐसे व्यापक हमारे इंसान है, किसी चीज को पाने के लिए मार पीट झगड़ा तगड़ा लालच जो करना होगा सब कर लेते हैं ना। अब देखो लालची नंबर 1 हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये चाह रहा है कि हमारे पास भी 2 हो जाए, कारण कि इसका अंतिम कक्षा तो यही है ना। तो ये चाह रहा है कि हमारे पास 2 हो जाए कि हम भी बराबर हो जाए। ये बताओ, इसके पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, या तो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो अब यहाँ पर 2 हो जाएगा, और नहीं बाबू एक ऑप्शन और है, या तो 0 करो सफा, अपन बस कुछ रखो ही मत, भिखारी बन जाओ। इन तत्वों के पास 2 कंडीशन है, या किसी से इलेक्ट्रॉन ले लो, या किसी को दे दो, या खुद भिखारी बन जाओ। तो ये बताओ हाइड्रोजन के पास 1 है, इसको स्थायी होने के लिए, मतलब इसको मोक्ष प्राप्त करने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो इन 3 का प्रयोग कर ले और या तो इसका प्रयोग कर ले। अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर लेता है, क्या कर लेता है? ग्रहण। तो 1 इसके पहले पास है, 1 किसी से ले लेगा, तो 1 कितना हो गया? 2 हो गया। अब बताओ एकदम बोरबरी बाबा से मोक्ष हो गया कि नहीं? बैलेंस, मतलब किससे लेगा? किसी से ले, तत्वों से ही लेता है, नहीं जो भी तत्व होगा जब हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक ना। अगर हमें संयोजकता पता रहेगी तभी हम लोग रिएक्शन कराते हैं, कोई दिक्कत? ये तो हो गया। लेकिन इसके पास एक ऑप्शन और था,
ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, त्याग कर दे। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तब क्या हो जाएगा, 0। बाबू दोनों दशा में यह बैलेंस है, स्थायी है। देखो या तो भिखारी बन जाओ, तुमसे कोई चोरों का लूट सकता है, और या तो एकदम ताकतवर रहो, मतलब कोई कमी ना हो। तो हाई जिसका फुल होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है। कोई दिक्कत, स्थायी मतलब आईएसपीसीएस बताया था ना। आओ नेक्स्ट पे लिथियम का देखो, लिथियम देखो 2 1 है इसके। अब इस कक्षा में इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 को चाहिए ना पूरा होने के लिए। इसके पास कितना है, कितना है इसके पास 1 है। अब बाबू इसके पास एक ऑप्शन है, या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे तब इसका ये वाला कंप्लीट रहेगा, और या तो बाबू यह किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। अब तुम ये बताओ, तुम्हें लाइफ में कभी ऐसा कंडीशन आ जाए, या तो तुम्हारे पास जो सामान है एक साल उसे फेंक दो, या किसी से 7 को सामान मतलब कर्ज पे ले लो, तो तुम क्या करोगे, ले लेंगे। चुनते देखो, कोई भी तत्व जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या ग्रहण करता है उतना ज्यादा उसका ऊर्जा खत्म होता है। याद रखना, तत्वों के संयोजकता के दौरान ऊर्जा बहुत ज्यादा खत्म होता है। तो इस सबसे लिए इसका अच्छा यही है कि किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो ये कमजोर पड़ जाएगा। इससे अच्छा है अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा ना तो अब इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, 1+, मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और यहाँ से खत्म। तो बैलेंस है कि नहीं है, भैया 2 चाहिए, भैया 2 है मेरे पास, कोई दिक्कत। अब आ जाओ इसमें, देखो यहाँ पर 3 है बाबू, यह चाहिए कि मेरे पास 8 हो जाए। तो इसके पास भी 2 कंडीशन है, या तो 5 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या ग्रहण कर ले, और या तो भाई अपना 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, त्याग कर दो। तो देखो अब यहाँ पर अगर इसको अपनाता है तो ऊर्जा ज्यादा खत्म हो गया। इससे अच्छा ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे। तो 3 को त्याग कर रहा है ना, इसीलिए बाबू जो हमारा बोरान होता है ये +3 देता है। क्या देता है, +3। ये 2 को त्याग किया था, 1 को त्याग किया था। अरे बोरान वाली एकदम बैलेंस नहीं, देखो बोरान वाला यहाँ छूट गया, इसको बात करते हैं। जो लिथियम होता है ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया था ना, तो ये हमेशा +1 देगा। क्या देगा, +1। ये हमेशा +2 देगा। जैसे मान लो अब इसको यहाँ पे 8 चाहिए, इसके पास तो 2 को है, या तो 6 को लेगा, उससे अच्छा 2 को त्याग कर दे। त्याग कर दो तुम, +2। अब आओ कार्बन, कार्बन का 2 और 4 पाओ। देखो बेरिलियम जो है क्या त्याग कर दिया। हाँ अब देखो यहाँ वो 4 है ना, और इसको 8 चाहिए। अब इसको देखो 2 कंडीशन है, अगर अपना 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है तब वो स्थायी हो जाएगा। अगर यह किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तब वो स्थायी हो जाएगा, ले लेगा। अब बताओ, इसके पास तो दोनों ऑप्शन है। तो कार्बन बाबू, कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो इस कंडीशन को अपनाता है। याद रखना लो, कार्बन +4 भी देता है और कार्बन -4 भी देता है। कोई दिक्कत। अब देखो ये क्या है, नाइट्रोजन 2 और 5, इसको 5 से 8 चाहिए। इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 5 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे या 3 ले ले, और या तो 3 ले ले। तो भैया क्या करेगा, 3 लेगा ना, तो जैसे ही 3 लेगा तो जब ले रहा है तो माइनस, तो नाइट्रोजन -3 देता है। कोई दिक्कत। ऑक्सीजन यहाँ 6 है, ले रहा है तो -3 दे रहा है। हाँ यार, तुम किसी से पैसा लोगे तो क्या धनी हो जाओगे, ऋणी रहोगे कि नहीं रहोगे। और हम अगर पैसा तुमको दे रहे हैं तो तब मेरे ऊपर प्लस रहेगा कि तुम्हारे ऊपर प्लस रहेगा। चूतिया, हम तुमको दे रहे हैं, मतलब मेरे पास धन है और तुम भिखारी हो तो हमसे ले रहे हो। समझो आगे। नेक्स्ट देखो फ्लोरीन, नहीं देखो इसके पास ये चाहता है कि 6 से मेरा 8 हो जाए। तो भैया क्या करना है, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन और भीख मांग लो, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लो, ग्रहण कर लो। क्या कर लो, ग्रहण। तो जैसे ही 2 को ग्रहण करेगा तो ये -2 देगा।
6 2 8 हो जाएगा ना, इसलिए ऑक्सीजन हमेशा -2 देता है। कोई दिक्कत? जैसे हम लोग H2O बनाते हैं ना, देखो ऐसे HO हो गया, देखो ऑक्सीजन देता है +1, ये देता है -2, मल्टीप्लाई कर लो H2 ON O H2O बन गया ना। ऐसे को पढ़ना है। अब देखो फ्लोरीन 2 और 7, ये चाहता है कि हम मेरे पास 7 से 8 हो जाए, तो बताओ इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? -2 या तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले और या तो 7 को त्याग कर दे। तो ये तुमको चूतिया दिखता है, 7 को त्याग करेगा, ये को ले लेगा, तो जब ले लेगा तो -1। देखो नियॉन, इसके पहले में भी 2 है और दूसरे में भी 8 है, मतलब ये तो ससुरा पहले ही से स्थायी है। और जो तत्व तुमको पीरियोडिक टेबल में पहले से स्थायी दिखाई दे देगा, समझ जाना वो ग्रुप नंबर 18 का होगा। 10 नियॉन ग्रुप नंबर 18 में है, देखो दूसरा लाइन में भैया उसमें 18 भी है और 8 उसमें क्या नहीं है? उसमें है, उसमें 8 है। अरे भाई 2 में 8 जोड़ोगे 10 होगा, 10 में 8 जोड़ोगे 18 होगा, कुछ इस प्रकार है, मोबाइल नंबर को हम लोग जोड़ते हैं। कोई दिक्कत? उसमें 10 दिया, या 10 तो अस्थायी नहीं है। यहाँ तक लोग समझे कि नहीं समझे? समझ गए एकदम। कोई दिक्कत? पीरियोडिक टेबल सरकार ने ये तुम लोग समझ गए ना। हम लोग बोरबरी के नियम से कैसे लिखेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अफवाह के नियम से, और कुछ इसमें भी छूट गया है, सबको लेके हम लोग पीरियोडिक टेबल में समूह कैसे निकालते हैं, आवर्त कैसे निकालते हैं, किसी भी तत्व को निकालना हो खोजना हो कैसे खोज देंगे। अब बाऊ मतलब किस प्रकार बताए थे, क्यों इन्होंने बोरबरी को लोल साबित कर दिया, बोरबरिया की गलती क्या थी, सब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन को जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।